नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर पंकज शर्मा और आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आ रहा हूं। विषय है तिरंगे की आन बान और शान से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे तिरंगे के इतिहास के बारे में। क्या कौन से तिरंगे को हम अपनाएं, किस तिरंगे को अपनाया गया और कौन कौन से ऐसे तिरंगे हैं जो तिरंगे की अवधारणाओं को लेकर बनाए गए थे। तो लगातार मेरे साथ हमारे इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी को यदि आपने सब्सक्राइब न किया हो और बेल आइकन पे यदि आपने घंटी न दबाई हो तो कृपया करके बेल आइकन पे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हालांकि ये विषय कोई फिजिकल ट्रेनिंग का विषय नहीं है, परंतु हमारे जो फिजिकल ट्रेनिंग में जो बच्चे होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, हो सकता है कभी वो नेशनल गेम्स, स्टेट गेम्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स या आने वाले ओलंपिक या राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये फर्क है उनके कोच का। ये आशा हर कोच करता है कि उसका जो बच्चा है, उसका जो ट्रेनीज है, वो एक बड़े स्तर पे जाए और वहां पर आपको तिरंगे के सम्मान को करना बहुत आवश्यक होता है। चाहे आप खिलाड़ी हो और चाहे ना हो, यदि आप भारत देश के निवासी हैं और भारत के मूल नागरिक हैं, यदि भारत में आप निवास करते हैं तो आपका ये प्रथम कर्तव्य बनता है कि भारत की आन बान शान तिरंगे का सम्मान सबसे पहले तिरंगा, उसके बाद हर चीज का होना चाहिए। तो लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं तिरंगे का इतिहास के बारे में। तो लगातार इस वीडियो को देखते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। हमारे लिए तिरंगा एक बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें उपयोग होने वाले तीन रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ था। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। वहीं क्या आप जानते हैं कि तिरंगे को फहराने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। कुछ नियम और कायदे के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वाला का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, जब तिरंगा हमेशा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखी की जगह अशोक चक्र लिया गया था, तब महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य और परम सौभाग्य की बात है कि भारत का तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों से लहराता हुआ आज नागरिकों के सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं देश में फ्लैग ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 तय किया गया है। वही जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं किया गया, सिर्फ इसमें 24 तिल्लियां होनी परम आवश्यक है। सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजेंटल पट्टियां पर बने झंडों को 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, इसको ग्रीन पार्क कहा जाता है, कोलकाता में फहराया गया। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, बोर्ड या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ फ्लैग की हम जो बात कर रहे हैं, यह कोड ऑफ फ्लैग आज भी भारतीयों के लिए उतने ही संवैधानिक रूप से लागू है जितना तिरंगे को बनाने के समय उपयोग की गई थी। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म या सजावट में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त ऐसा संस्थान है जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम करता था। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा
या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही उसकी बराबरी में रख सकते हैं। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग नार्गे और एडमंड माउंट हिलेरी ने एवरेस्ट फतेह की थी। आम नागरिकों को अपने घरों या अपने ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति साल 2009 में दे दी गई थी। इसका अर्थ कि आप तिरंगे को रात में भी फहरा सकते हैं। पूरे भारत में 21 गुणे 14 फीट के झंडे केवल 3 जगह पर ही फहराए जाते हैं। कर्नाटक का नारकुंड किला, महाराष्ट्र का पन्हाला किला और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित किला राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरात से जड़कर बनाया गया है। यह जानकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा। भारत के संविधान के अनुसार जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन होने पर, राष्ट्रीय शोक घोषित होने पर कुछ समय के लिए ध्वज को झुका दिया जाता है। इसे राष्ट्रीय शोक का नाम दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन का तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा जाता है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरी ऊंचाई के साथ फहरा दिया जाता है। इस बात की भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि कहीं भी यदि किसी भी विभूति का देहावसान होता है तो तिरंगा केवल उसी स्थान पर झुकाया जाएगा जिस स्थान पर उनका पार्थिव शरीर होता है। अन्य स्थानों पर तिरंगा अपने आसमान की ऊंचाइयों को छूता ही फहराया जाएगा। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ, हरी पट्टी पैरों की तरफ होनी चाहिए। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। कटे फटे या रंग उड़े हुए तिरंगे को भी सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में उसकी जल समाधि दी जाती है। तो कभी आपको राह चलते कटा फटा तिरंगा यदि मिलता है तो उसकी आप जल समाधि या उसे पवित्र स्थान पर उसकी जल समाधि देकर पवित्र नदियों के साथ उसको आप समाधि दे सकते हैं। आजादी की 75वीं सालगिरह पर सरकार आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मना रही है। इसके तहत हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया गया है। इसमें सभी से अपील की गई है कि वे 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। चूंकि राष्ट्रध्वज के सम्मान और उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए कुछ विशेष नियम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दिया गया है, जिसके पालन के लिए आम जनता के लिए कुछ मुश्किल हो जाता था। इसलिए केंद्र सरकार ने झंडे के रखरखाव को लेकर एक झंडा संहिता में बदलाव किया। आइए जानते हैं अब आप अपने घरों पर झंडा फहराने के क्या नियम है, अपने घरों पर झंडा आप कैसे फहरा सकते हैं। अब आप भी दिन रात पूरे दिन 24 घंटे झंडे को फहराने में सक्षम हैं और आपको क्या केवल इस बात का ख्याल रखना है कि झंडे के सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग 2 के पैरा क्रमांक 2.2 के खंड 11 को अब इस तरह पढ़ा जाएगा, जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की अनुमति थी। इसकी जानकारी भी आपको बहुत अच्छे से है, परंतु अब आप तिरंगे को दिन और रात 24 घंटे झंडे को फहरा सकते हैं। इसी तरह झंडा संहिता के एक अन्य प्रावधान में बदलाव करते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज हाथ में काता और हाथ से बना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास, पॉलिस्टर, ऊन, रेशमी खादी का बना हुआ होगा। इससे पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने हुए राष्ट्रीय ध्वज के उपयोगों की अनुमति भारतवर्ष में फ्लैग ऑफ कोड के तहत नहीं थी। 2002 से पहले आम लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने की छूट थी, परंतु 26 जनवरी सन 2002 को इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडे को फहरा सकता है। आपको बता दें कि यदि तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं
तो उन नियमों का हमें पालन करना भी आवश्यक होता है। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह 3:2 का होना चाहिए। केसरिया रंग सबसे ऊपर होना चाहिए, मध्य में सफेद रंग होना चाहिए और सबसे नीचे की ओर हरा रंग होना चाहिए। रंग के नीचे की तरफ झंडा लगाया या फहराया नहीं जा सकता है। झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। किसी भी तरह फिजिकल डैमेज झंडे पर नहीं होना चाहिए। झंडे की किसी भी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर इसका अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इस बात में आपको विशेष ध्यान देना होगा कि झंडे का अपमान किसी भी प्रकार से ना हो। झंडे का कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता है। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता है। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है तो उसका या उसका वस्त्र बना देता है या उसे किसी मूर्ति में लपेट देता है या अपने घर को ढकने में उस व्यक्ति या अपने घर को ढकने में झंडे का उपयोग करता है या फिर किसी मृत व्यक्ति में झंडे को ढकता है तो यह भी अपमान की श्रेणी में माना जाएगा। केवल भारतीय सेना के जवान ही झंडे में लपेटकर उनकी अंतिम समाधि में ले जाया जाता है। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय हो जाता है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग हैं। जो जानकारी मैंने आपको दी, मुझे लगता है इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आप भी अपने घर में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होइए। भारत का नाम, तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों तक फहराइए। आन बान और शान हमारी तिरंगा है। तिरंगे के अपमान में कोई किसी भी प्रकार की आप सम्मान में कमी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगे के दम पर ही हिंदुस्तान है। जय हिंद, वंदे मातरम।